तो जय हिंद सभी को। तो हम देखेंगे 28 तारीख की जो है थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनका कहने का मतलब है कि जो है आयतन है V है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके है, दाब के, प्रेशर के। तो इसको ऐसा भी लिखा जाता है P1 V1, कई बार क्या होता है P2 V2। इसको ऐसा इसलिए लिखा जाता है, कई बार क्या होता है P1 V1, जो P1 V1 है जी, तो P1 V1 की वैल्यू दी रहती है और P2 की वैल्यू दी रहती है। तो आपको इन चारों में से तीन की वैल्यू दी रहती है और एक की वैल्यू निकालनी रहती है। इसमें क्या रहता है आपका जो कांस्टेंट, बॉयल के नियम के अनुसार बॉयल इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर है। तो ऐसा हो गया। अब चार्ल्स नियम, चार्ल्स का नियम क्या होता है, यहाँ पर चाल मीन्स होता है चलना, इज रिलेटेड टू कितना, चलना। तो इसमें चलने में क्या लगता है, प्रेशर लगता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या आ जाता है आपका, कांस्टेंट क्या हो जाता है, यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर हो जाता है। तो ये सब याद करने के लिए है कि मतलब कांस्टेंट प्रेशर को कैसे याद कर सकते हैं। अब चार्ल्स के नियम के अनुसार क्या होता है, जो आपका कांस्टेंट प्रेशर पे जो होता है वो वॉल्यूम होता है, जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाता है, टेम्परेचर के। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे आपने रोटी देखी होगी, रोटी तो सबने देखी होगी, जैसे आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं या फिर आग पर रखते हैं तो वो क्या होता है, फूल जाती है। तो उसका क्या हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इसमें भी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। इसमें भी मान लो तीन चीज़ दी रहती हैं और आपको चौथी चीज़ निकालनी रहती है, दो चीज़ों के दिए रहते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, V1/T1 इक्वल टू होता है V2/T2। तो इसमें क्या है, एक चीज़ दी रहती है और तीन चीज़ दी रहती हैं और एक आपको निकालना रहता है। अगर आते हैं तो इसमें न्यूमेरिकल, इजी ही न्यूमेरिकल आते हैं। अब इसके बाद देखते हैं गेल-ऊर्जा लॉ क्या कहता है। गेल-ऊर्जा लॉ के ए कांस्टेंट किसके बता हुआ था, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करता है। कांस्टेंट वॉल्यूम के अनुसार इसमें क्या होता है, ये कहता है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे किसी भी चीज़ का तो टेम्परेचर बढ़ेगा। आपने प्रेशर कुकर देखा होगा, टेम्परेचर आप इसमें दोनों रहते हैं कि आप टेम्परेचर क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो आपका जो प्रेशर कुकर है, तो प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पक जाता है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ साथ उसका प्रेशर भी बढ़ जाता है, इसलिए जल्दी पक जाता है। अब ग्राहम का नियम क्या कहता है, ग्राहम का नियम मोस्ट इंटरेस्टिंग है, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो विसरण की दर होती है वो वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, ये होती है आपकी डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी होती है। तो आर जो होती है विसरण की दर। तो इसमें क्या रहता है, दो गैसें दी रहती हैं, मान लो दो गैसें दी हैं। तो इसमें आपको जैसे अगर R1 एक की विसरण दर और दी है और दूसरी की आपको निकालनी है, तो इस तरह से इसका फॉर्मूला हो जाता है D2/D1। इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो R1, इसमें क्या रहता है कि मान लो R1 की वैल्यू दी है, D2 और D1 की वैल्यू आपको दी है, तो R2 की वैल्यू आपको निकालनी है, फिर R1 की वैल्यू निकालनी है। और इसमें क्या रहता है, तीन चीज़ दी रहती हैं और एक आपको निकालनी रहती है। तो चलते हैं दूसरे। तो जो लाइकन एक ऐसा जीव होता है जो खालिस्तान की चेतावनी देता है। जो लाइकन जो होता है वायु प्रदूषण का एक प्रकार से बताता है, क्योंकि जहाँ पे वायु प्रदूषण अधिक होगा वहाँ पे लाइकन नहीं होती है। देख लेते हैं। और आपको देखो लाइकन जो होता है थैलोफाइटा समूह का है। एक तो सबसे पहले क्या है, थैलोफाइटा समूह का है, जो कवक होती हैं और शैवाल, इनके जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से बनती हैं। जो सिम्बायोटिक रिलेशंस होता है, परस्पर सहजीविता जो आपने बोल दी है। तो इसमें क्या होता है, कवक जो होता है, कवक का काम क्या, इसमें क्या होता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहती हैं, कोई कुछ करता है तो कोई कुछ करता है। तो इसमें कवक क्या होता है, जल, खनिज और विटामिन आदि जो है शैवाल को देता है। अब शैवाल को भी कुछ करना पड़ेगा, तो शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण। शैवाल देखना होगा आपने, देखा होगा नदी के किनारे जो हरा हरा रहता है, तो उसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो उससे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा तो वो कार्बोहाइड्रेट किसको देगा, कवक को देगा। और कवक क्या देता है, उसको जल, खनिज और विटामिन किसको देता है, शैवाल को देता है। तो ये इस सिम्बायोटिक रिलेशंस के साथ लाइकिन जो रहती है, तो इसके बारे में। और इसका अध्ययन क्या कहा जाता है, लाइकनोलॉजी। इसका ज़्यादा नहीं पूछा जाता, क्योंकि वर्ड मैच करते हैं इनके।
लाइकन लाइकोलॉजी आपने जो देखोगे लाइकन ऐसे पत्थर वगैरह पे देखे होंगे आपने, लकड़ी वगैरह पे भी ऐसे देखे होंगे आपने, आपके जो गांव वगैरह में देखे होंगे लकड़ी पे, या फिर जो होता है भूसे वगैरह पे बरसात के समय में आपने देखे होंगे। जो शैवाल शैवाल आपने नदी में देखी होगी आपने, ऐसे तो बहुत नदी वगैरह में तो आप गांव में देखते ही होंगे, नदी हो गई, नर्मदा जी हो गई, या फिर अब जिस गंगा वगैरह जो भी हैं, तो उसमें जहाँ पे आपने इसको जहाँ पे वहाँ पे देखा होगा जहाँ पे पानी ठहरा रहता है ज़्यादातर, आपने वहीं पे देखा होगा। कबक 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 भी आपने देखे होंगे। कबक इसमें वो ही रहते हैं अपने यहाँ, कुकरमुत्ता वगैरह वो जो भी बोलते हैं आपके यहाँ, हमारे यहाँ ऐसा ही बोलते हैं इनको। और तो आप देखो इसमें ये लिखा है कि जो लाइकेन है उस स्थान पर वो होते हैं जहाँ पर वायु प्रदूषण नहीं होते हैं, जहाँ पे वायु प्रदूषण होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण का संकेतक कहा जाता है, इंडिकेटर है। अब इसके बाद देखते हैं, इसमें आ जाता है आपका टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? टैक्सोनॉमी जो है इसमें क्या है, नामकरण होता है। जैसे आपका जन्म होता है तो उस नामकरण, हर चीज़ का, किसी भी चीज़ का नामकरण करना ज़रूरी है, पहचान के लिए तो नामकरण आपका ज़रूरी है। तो द्विनाम पद्धति जो उसने दी थी और उसको क्या बोलते हैं, कार्ल लिनियस। तो कार्ल लिनियस है, इसने क्या दी थी, द्विनाम पद्धति दी थी। इसमें द्विनाम पद्धति में क्या होता है आपका, इसमें आपको सबसे पहले आपको जीन्स जो होती हैं, सबसे पहले जीन्स रखा जाता है, फिर आपकी स्पीसीज जो होती है, जीन्स मीन्स होता है वंश के बारे में आपको पहले बताया जाता है, फिर उसके बाद आपकी जाति के बारे में दी। जैसे आपने होमो सेपियंस देखा होगा, तो इसमें होमो सेपियंस, होमो क्या है आपका वंश है, होमो आपका क्या है वंश है, और स्पीसीज क्या है आपकी जाति है। और इसके पीछे जो वैज्ञानिक का नाम भी जोड़ा जाता है, लिन भी जोड़ा जाता है, होमो सेपियंस लिन। होमो सेपियंस तो सबको पता रहता है, लेकिन लिन भी जोड़ा जाता है किसी भी वैज्ञानिक का नाम। अब इस देखो, इसमें देखते हैं टैक्सोनॉमी में क्या क्या रिलेटेड रहता है, क्या क्या रहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इसमें स्पीसीज सबसे नीचे रहती है, फिर उसके बाद आता है जीन्स, इसको बोलते हैं वंश। लेकिन आपको इंग्लिश में ही याद करने हैं, क्योंकि इंग्लिश में क्या है, हिंदी मीडियम वालों के लिए ये रहता है कि मतलब हिंदी में कई बार, बहुत बार इंग्लिश ही में आता है इसको, हिंदी में नहीं। कई बार स्पीसीज हिंदी में स्पीसीज ऐसे लिख के आ जाता है। अब फिर आप क्या कर लोगे, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, अपन को इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा इनको। स्पीसीज क्या है, स्पीसीज इसमें वो जो है सेपियंस है। और जीनस क्या है, जीन्स मतलब वंश जो है होमो है। और फैमिली क्या है, होमोनॉइड है। फैमिली कौन सी है, होमोनॉइड है। और ऑर्डर क्या है, प्रीमेट्स, ठीक है, ऑर्डर हो गया। फिर क्लास मैमेलिया है, और फाइलम कॉर्डेटा वगैरह तो आपने पढ़े ही होंगे। फाइलम किंगडम एनिमेलिया है, और डोमेन यूकेरिया है, ठीक है। अब इसको याद करने की एक ट्रिक मैंने खुद बनाई है, तो आपको पसंद आए तो बताना। ये डीके है, ठीक है, डीके आप कैसे भी याद कर सकते हैं, जैसे डीपीएस कुमार हो गया, या फिर कुछ भी डीके। इधर से मेन ट्रिक इनके लिए है, जो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑफ जनरल साइंस। एक बार और बता दे रहा हूँ मैं आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑफ के लिए जी ऑफ जनरल साइंस। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। टैक्सोनॉमी हो गई है, तो इसके बाद और आगे टैक्सोनॉमी होमोसेपियंस हो गया। अब इसके बाद भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, बार्क की बात हो रही है। तो बार्क कब बना था, बार्क की स्थापना 1954 को हुई थी, जनवरी 1900। और बार्क के अलावा एक और है जिसे बोला जाता है इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी, और ये कुंडनकुलम में है। कहाँ पे है, कुंडनकुलम तो आपको पता ही होगा, क्योंकि कुंडनकुलम न्यूक्लियर रिसर्च भी है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसका हेडक्वार्टर कुंडनकुलम में है। इसका कहाँ पे है, भाभा बार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। कहाँ में, ट्राम्बे। चलो अच्छा, मैं आपको लाया भी हूँ स्लाइड में, तो देख लेते हैं बार्क के बारे में।
जनवरी 1954 में स्थापना हुई थी। होमी जहांगीर बाबा इसके जनक माने जाते हैं। और ट्राम्बे मुंबई में इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? ट्राम्बे मुंबई में। अब इसके बाद और देखते हैं जो इसमें बार के परमाणु रिएक्टर थे। तो सबसे पहले जो परमाणु रिएक्टर था वो अप्सरा था, अप्सरा 1956। अब इसमें एक एनटीपीसी में दूसरी शिफ्ट में भी पूछा गया है कि जो इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो 1957 में इसका उद्घाटन किया गया था। तो आपको ये भी याद करना है, क्योंकि सन कौन कौन सी याद करनी है? जो सन आ चुकी हैं, पेपर में आती रहती हैं, उन्हीं को याद करना है। ज़्यादा आपको वैसे भी नहीं याद करनी, क्योंकि सन को याद करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जो आ चुकी हैं उन्हीं को याद करना है अपन को। तो 1956 में क्या है? अप्सरा, अप्सरा है। इसमें आपको अप्सरा याद करना है, 1956 याद करना है। इसमें आपको दूसरा भी याद कर सकते हैं, इसका साइरस, जो दूसरा रिएक्टर था साइरस था। इसके बाद आप थोड़ा सा मतलब पूरी तरह से याद नहीं करेंगे, लेकिन पूर्णिमा एक सीरीज़ भी स्टार्ट की थी, पूर्णिमा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और आपको ये ध्रुव वाला है, क्योंकि पहला, दूसरा और लास्ट वाला आपको याद करना है, जो कि 1985 में लास्ट ध्रुव नाम से बनाया था। ठीक है, तो आपको कौन कौन से 3 याद करने हैं? एक अप्सरा, एक साइरस और एक ध्रुव। अब इसके बाद देखते हैं, अब इसके बाद आता है भारत का पहली संचार उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला जो संचार उपग्रह था वो एप्पल था। एप्पल जो था वो एक प्रकार से एक्सपेरिमेंटल था। एक्सपेरिमेंट के लिए, यानी मतलब इसका उपयोग वैसे नहीं हुआ था, लेकिन एक्सपेरिमेंट की तरफ से पहला संचार उपग्रह जो था एप्पल था। इसके बाद बहुत सारे जो उपग्रह थे, संचार उपग्रह, इनसेट करके आए थे, जो थी आपकी इनसेट सीरीज़ थी, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। इंडियन नेशनल सैटेलाइट की इनसेट ए 1A करके थी, और भी हैं ए बी करके। तो इसमें जो था, आपको देखते हैं, थोड़ा सा आगे लाया हूँ मैं। एक्सपेरिमेंटल जो सैटेलाइट एप्पल थी, और इनसेट हाँ A1 थी, जी क्या थी? 1A थी। और इसमें 2B वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है। 2B वाला भी क्या है? थोड़ा सा मिस हो गया, 1 मिनट। हाँ, अप्सरा रोहिणी पे आ गए थे। तो दूसरा जो था, इसमें ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। इनसेट 2B जो है, इनसेट 2B 1983 वाला क्वेश्चन पूछा गया है। इनसेट 1A तो था ही, जो 1982 में, ये भी आपको सन याद करनी है। और ये वाला क्वेश्चन 1983 वाला क्वेश्चन एनटीपीसी की कोई भी एक शिफ्ट है, तो ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट तो था, जो उसने पहली बार देखा होगा तो नहीं बना होगा। लेकिन 1983 में ये आपको अब याद कर लेना है। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, इनसेट का क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। और जो ये वाला था, ये इनसेट 1A जे था, ये क्या है? फंक्शनल कम्युनिकेशन था, कम्युनिकेशन टीवी वगैरह रेडियो के लिए जो होता है। अब इसके बाद आप देखते हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस जो है, जो कार्यक्रम किसका है? ये आई थिंक 2007 में स्टार्ट, आपको ये नहीं याद करना है कब स्टार्ट हुआ था, पर किसका है? यूरोपियन यूनियन का है। किसका है? यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन तो आपको पता ही होगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेल्जियम ब्रुसेल्स में। अभी इसमें कितने हैं? 27 मेंबर, क्योंकि इसके पहले 28 मेंबर थे। तो अभी ब्रिटेन इसको अलग हो गया है। तो ब्रिटेन जब अलग हुआ तो उसको क्या बोलते थे? ब्रेक्जिट बोलते थे। ब्रेक्जिट बहुत ज़्यादा खबरों में रहा था। तो अब इसके कितने? 27 मेंबर, पहले 28 थे, अब लेकिन इसके 27 मेंबर हो गए हैं। तो जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस है, वो कौन देता है? यूरोपियन यूनियन का कार्यक्रम है। अब बेल्जियम ब्रुसेल्स में बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं। जैसे आपको बेल्जियम ब्रुसेल्स में आपको नाटो का हेडक्वार्टर है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में बना था, ये नाटो का हेडक्वार्टर है। इसमें कितने? 30 मेंबर हैं। 30 मेंबर हैं इसके, नाटो के। और इसमें, और बेल्जियम ब्रुसेल्स में और किसका हेडक्वार्टर है? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन जो है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेल्जियम ब्रुसेल्स। यूरोपियन कमीशन का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आपका बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। और बहुत सा, 1 2 और हैं, अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को। तो
ये नाटो से संबंधित मैंने आपको बता ही दिया। 1949 बेल्जियम ब्रुसेल्स में है और 30 स्टेट हैं। नॉर्थ मैसेडोनिया आई थिंक सो लास्ट मेंबर जुड़ा था इसमें। इसमें देखो आप देखते हैं सदिश और अदिश राशि के बारे में क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? तो अदिश राशि आपको पता ही होगा। इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है इसमें। और जो सदिश राशि है उसमें डायरेक्शन भी चाहिए, यानी दिशा भी चाहिए, और इनको परिणाम की भी आवश्यकता होती है। तो इसमें आपको डायरेक्ट दिख रहा है। मान लो आपको कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी सदिश है कौन सी अदिश है, तो इसमें आप एक एलिमिनेशन लगा सकते हैं। वेग में आपको क्या डायरेक्शन की आवश्यकता चाहिए, संवेग में भी डायरेक्शन की आवश्यकता चाहिए, बल में भी आपको डायरेक्शन चाहिए। तो आपका आंसर द्रव्यमान हो जाता है। बाकी सदिश राशि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्केलर क्वांटिटी। हिंदी वाले ज़रूर याद कर लें स्केलर क्वांटिटी। और सदिश राशि को क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो वेक्टर को ऐसे शो करते हैं, तो आप ऐसा इसको याद करने की ये है कि मतलब ये दिशा बताती है, तो वेक्टर ऐसा रहता है। तो इसके अलावा जो होती हैं आपका विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। विद्युत धारा जो है आपको लगेगी कि यह क्या सदिश राशि है, लेकिन यह एक अदिश राशि है। लेकिन विद्युत धारा के साथ अगर कोई भी चीज़ जुड़ जाती है इसके पीछे, विद्युत धारा तीव्रता हो गई, या फिर कोई विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र हो गया, या फिर कोई भी चीज़ है विद्युत धारा के आगे पीछे अगर पीछे जुड़ा कुछ, तो यह सदिश राशि के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें बेग वगैरह में तो आपको याद करना है कि बेग हो गया, कोणीय बेग हो गया, रेखीय बेग, संवेग, ये सब आपके सदिश राशि के अंदर आती हैं। सदिश राशि बहुत सारी हैं। सदिश राशि आई थिंक सो मैं लाया भी हूँ। चलो हाँ, सदिश राशि के बारे में देखो। इसमें क्या होता है, और चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण वगैरह हो गए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, चुंबकन तीव्रता होगी। और हाँ, विद्युत देखो, विद्युत धारा की बात करें तो वह अदिश राशि है, लेकिन विद्युत तीव्रता जो होती है वो सदिश राशि है। विद्युत धारा का घनत्व ये भी सदिश राशि है। विद्युत ध्रुव आघूर्ण इसको भी क्या बोला जाता है, यह भी सदिश राशि है। तो इन्हीं में कन्फ्यूज़न बन सकता है आपको। विद्युत धारा अदिश राशि है, लेकिन विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, विद्युत ध्रुव आघूर्ण सदिश राशि हैं। और चाल प्रवणता आपने चाल भी देखी होगी, और ताप प्रवणता। अगर ये सिंगल है, चाल सिंगल है और ताप सिंगल है, तो यह अदिश राशि है। लेकिन अगर इनके साथ चाल प्रवणता और ताप प्रवणता जुड़ जाती है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट या स्पीड ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं, इसको टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। तो अगर इनके साथ ये वर्ड जुड़ जाता है तो ये सदिश राशियाँ हो जाती हैं। ठीक है, सदिश राशियाँ हो जाती हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? परिसंचरण तंत्र की बात हो रही है, तो परिसंचरण तंत्र क्या होता है? ब्लड से रिलेटेड वाले जो होता है आपका, इसमें हृदय आ जाएगा, आपका रक्त आ जाएगा, और धमनियाँ क्या होती हैं? इसमें जो शुद्ध रक्त को ले जाती हैं, इसमें शुद्ध रक्त को जो ले जाती हैं, इसमें एक्सेप्शन क्या मिल जाएगा आपको? पल्मोनरी, सबको पता ही होगा। बड़ी आंत, और बड़ी आंत क्या होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग है ये, तो है कि नहीं? पाचन तंत्र। हृदय भी आपका परिसंचरण तंत्र के। तो हाँ, एक और क्वेश्चन है इसमें, सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अल्बर्ट आइंस्टीन कहाँ के हैं? जर्मनी के। जरूर याद करना है आपको। इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, ये भी याद करना है आपको। 1921 में दिया गया था, 1921 में दिया गया था। और इन्होंने जो खोज की थी E=mc² एनर्जी के बारे में, तो वो 1905 में की थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इन्होंने जो सिद्धांत दिए थे तो वो कब दिया था? 1905 में दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में देख लेते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन देखिए, अपेक्षिता, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल अपेक्षिता या सापेक्षता एक ही चीज़ है। और इन्होंने E=mc² भी दिया था। इसमें देखो आप, प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया था। प्रकाश का विद्युत प्रभाव जो होता है, इसके लिए 1921 में इन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ 1921 में मिला था। लेकिन इन्होंने इसको डिफाइन कब किया था? 1905 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब नोबेल प्राइज़ 1921 में मिला था। द्रव्यमान और ऊर्जा की तुल्यता,
ई बराबर एम सी स्क्वायर। और फोटोन की खोज आइंस्टीन द्रव्यमान क्षति का पता लगाया था। द्रव्यमान क्षति का पता कैसे लगाया था? ई बराबर एम सी स्क्वायर से। ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वो कहाँ से थे? जर्मनी से थे। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में हो गया। भारत का जो पहला एटॉमिक पावर स्टेशन कौन सा था? जो कि तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट था। तारापुर कहाँ पे है? आपका महाराष्ट्र में है तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। जो कब हुआ था? 1969 से क्या हो गया था? स्टार्ट हो गया था 1969 से स्टार्ट हो गया था। तो ये हो जाता है 1969 से स्टार्ट हो जाता है। इसके बारे में देखो, कैगा कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कुंडनकुलम मैंने बता दिया था तमिलनाडु में है। और काकरापार गुजरात में है। और गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। आप गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट सुनते हो तो आपको लगता होगा कि यूपी में है, नहीं, जबकि ये हरियाणा में स्थित है। चलो और आगे देते हैं। सेब में जो संबंधित रोग को फायर ब्लास्ट है। सेब से संबंधित रोग क्या होता है? ये फायर ब्लास्ट है। फायर ब्लास्ट जो रोग है, फायर ब्लास्ट में क्या होता है? इसमें जो होता है, इसमें फल भी ख़राब हो जाते हैं और इसकी जो पत्तियाँ वगैरह हैं जो भी है, तो इसमें उतना नहीं मिलता है। ये देखो, फायर ब्लास्ट बगीचों में आग की तरह फैलने वाला बैक्टीरिया से होने वाला है। यह कली फूलों से लेकर पौधों के अन्य हिस्सों पर हमला करता है, फसल की बर्बादी कर देता है। अब इसमें देखो, जो क्वेश्चन वैसे रीजनिंग का है, बाकी रिलेटेड टू बायोलॉजी से है, ठीक है। अब इसमें जो टिड्डा है वो कीट है। लकड़बग्गा क्या है? स्तनपायी है। लकड़बग्गा हम लोग कॉलेज में थे तब एक लड़की को चिढ़ाते थे। एक लड़की थी, वो मतलब ओवर एक्टिंग टाइप, तो हम लोग उसको लकड़बग्गा सामने नहीं बोलते थे, लेकिन हम लोग दोस्त जो थे सभी लकड़बग्गा बोलते थे उसको। चलो, व्हाट्सअप पर जोक, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू। जय हिंद।